दोस्तों जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो आपके मन में विचारों की एक आंधी चलने लगती है, एक तूफान सा चलने लगता है। कुछ पॉजिटिव विचार होते हैं, कुछ नेगेटिव विचार होते हैं। पॉजिटिव विचार आपको ये बताते हैं कि हाँ तू कर सकता है, हाँ तेरी बस की बात है, तू इस बार सिलेक्शन ले सकता है, पटवारी बन सकता है, पुलिस बन सकता है, फॉरेस्ट गार्ड बन सकता है, या फिर यूकेएससी, यूकेपीएससी या कोई भी जॉब हो, कोई भी सरकारी जॉब है, हाँ तू ले सकता है, लेकर रहेगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर कुछ नेगेटिव विचार भी होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि नहीं भाई, अभी तक तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, तू नहीं कर सकता है, तुझे रुक जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दो बातें मैं आपसे कहूंगा कि सिलेक्शन के लिए अगर आपको चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है दोस्तों एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक विचार। यही आपके सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोस्तों आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एक विचार, एक पॉजिटिव विचार। यही आपको आपकी मंजिल दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके मन में विचार पॉजिटिव है तो आप कठिन से कठिन जो मेहनत है वो कर सकते हो, आपका जो सिलेक्शन है वो ले सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने मन में ये विचार बना लिया है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी बस की बात नहीं है, तो आप कठिन मेहनत नहीं कर सकते हो, अपना जो कठिन तप है वो नहीं कर सकते हो, और फिर आपका जो सिलेक्शन होता है ना वो भी आपसे दूर चला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव रहिए और सोचिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, और इसके लिए जहां तक जितनी मेहनत हो सकती है, जितनी हिम्मत मुझ पे है, उस हिम्मत से मैं आगे बढ़ सकता हूं और अपना सिलेक्शन जो है दोस्तों इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो उसमें अपना सिलेक्शन पक्का कर सकता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आप वीडियो देख रहे होंगे, शायद आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, जब भी आप वीडियो देखेंगे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा है तो आपका सिलेक्शन होगा। बस सकारात्मक ऊर्जा का होना जरूरी है। नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। केवल जो सकारात्मक लोग हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करें कि हाँ तू कर सकता है, उसी के संपर्क में रहिए और उसी की बातों को स्वीकार कीजिए। देखिए दोस्तों, जानता हूं सफलता आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने सोच लिया है कि आप कर सकते हो, आपका सिलेक्शन पटवारी, पुलिस, लेखपाल, जो भी आपके एग्जाम है उन सब में हो सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक पॉजिटिव विचार आपके मन में हो, और यही आपको सिलेक्शन भी दिलवाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं अपना सिलेक्शन ले सकता हूं और इस बार मैं लेकर ही रहूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम ये चीजें आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का जो हमारा मेन मकसद है वो यहां पर ये है कि आपके सामने जो पॉजिटिव बातें हैं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन टॉपिक को आपको डिस्कस करवाएं। देखिए सिलेबस में आपके बहुत कुछ है और वह चीजें आपको पढ़कर भी जानी होगी, और पिछले एक साल से या 6-7 महीने से जब से भी आपका एग्जाम है तब से आप इस चीज की तैयारी भी कर रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप सभी जानते हैं कि आपका कंपटीशन इस बार 1,30,445 स्टूडेंट से होने वाला है, और उसमें से सिलेक्शन कितने को होगा? लगभग 1500 के आसपास स्टूडेंट का। तो देखिए, जब इतने यहां पर स्टूडेंट्स है और इतने में से केवल इतने स्टूडेंट्स का ही यहां पर सिलेक्शन होगा, तो कंपटीशन तो है, कंपटीशन है, इसलिए आपको पढ़ना भी होगा और बड़ी और कठिन मेहनत भी आपको करनी होगी। देखिए दोस्तों, हर बार कहता हूं कि आज का यह समय है कि जब हम पहले बार जब डिस्कस करते थे ना, तैयारी करते थे कि 2-3 घंटे पढ़ते थे और हमारा सिलेक्शन हो जा सकता था या आसानी से हो सकता था। लेकिन अब कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, तो ये 2-3 घंटे से काम नहीं चलता है। कम से कम 10 घंटे या 12 घंटे या फिर 14 घंटे भी हमें पढ़ना पड़ता है, तब हमारा सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट यहां पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें नेग्लेक्ट करके चलते हैं, उन्हें इग्नोर करके चलते हैं कि यार इन्हें क्या देखना है कि नए प्रैक्टिस सेट है, उन्हें देखते हैं किसी ने बनाए होंगे उसे सोल्व करके चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट सोल्व करना बहुत अच्छी बात है और आपको करना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है, स्पेशली 2021, 2022 और हो सके तो 2020 तक के भी यूकेएससी, यूकेपीएससी के जितने भी आपके पेपर हैं उन्हें आप देख के चलिए कि पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं, क्या इनका पैटर्न रहा है, कहां से किस टॉपिक से ज्यादा ज्यादा ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे करते हो तो निश्चित ही दोस्तों आपके जो सिलेक्शन के जो परसेंटेज है, चांसेस है, वो काफी गुना बढ़ जाते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट से, एक जो उस स्टूडेंट से जो केवल किताबें पढ़कर चलता है। तो यकीनन आपका सिलेक्शन होगा, और हमारी भी कोशिश है दोस्तों कि हम आपको यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा रहे हैं। 20 पेपर सेट हम आपको करवा रहे हैं, 9 पेपर हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और यहां पर दोस्तों उम्मीद है कि 5 दिसंबर से पहले पहले आपको 20 के 20 जो सेट है वह भी करवा देंगे।
अब देखिए दोस्तों, यहां पर उत्तराखंड की बात करते हैं। देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की 2-3 जो किताबें हैं सभी स्टूडेंट के पास है। चाहे हम बात करें परीक्षा वाणी की बात करें, BS नेगी वन लाइनर की बात करें, यहां पर डॉक्टर अजय रावत सर की बात करें, तो अगर मुझे पर्सनली अगर आप कहो कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, तो देखिए दोस्तों मैं हर बार कहता हूं कि उत्तराखंड का जो बेस है वो है हमारा परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी सबसे इंपॉर्टेंट बुक में से एक है उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये आपका बेसिक क्लियर करती है। और जब आपका बेस क्लियर होता है, जब आपकी नींव मजबूत होती है, तभी दोस्तों आपके जो यहां पर जो टिकने के चांसेस है वो सबसे ज्यादा रहते हैं। तो यकीनन परीक्षा वाणी सबसे इंपॉर्टेंट बुक में से है। और जैसे ही आपने परीक्षा वाणी क्लियर कर दी है, तब थोड़ा आप डीप के लिए जहां पर जो यहां पर सिंगल वन लाइनर है उसके साथ जा सकते हो। और साथ ही दोस्तों जो यहां पर डॉक्टर अजय रावत सर की बुक है ना, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट बुक में से एक है। हर बार यहां से औसतन 10 नंबर का प्रश्न बनता ही बनता है। तो अजय रावत सर की बुक काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। अगर थोड़ा डीप लेवल का प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो डॉक्टर अजय रावत सर की बुक से ही पूछा जाता है। और यूकेपीएससी उत्तराखंड का जो लेवल है आपको इतना हार्ड रखने भी वाला नहीं है जैसा कि यूकेएससी रखता था, कुछ भी रख लेता था। यहां पर यूकेपीएससी इतना नॉर्मल भी नहीं रखेगा और इतना टफ लेवल का भी नहीं रखेगा, औसतन रखेगा। जो इजी टू मॉडरेट होंगे, मॉडरेट टू टफ बहुत कम होंगे। अगर 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आपको पूछ रहा है तो संभावना है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको डीप लेवल के पूछे और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो एवरेज लेवल के रहेंगे और लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास या 15 क्वेश्चन के आसपास आपके जो रहेंगे वो इजी लेवल के रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां जो आपको जो ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना, परीक्षा वाणी से मैक्सिमम मिलेंगे और BS नेगी सर की बुक से मैक्सिमम मिलने वाले हैं। और बाकी और बात करें यहां पर करंट अफेयर्स की बात करते हैं, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। करंट अफेयर 2021-22 के जो करंट अफेयर है ज्यादा नहीं है, केवल 100-200 करंट अफेयर होंगे। उत्तराखंड में करंट अफेयर कितने होंगे? 100-200 करंट अफेयर मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर आप मैक्सिमम भी करें तो 100 से लेकर 200 ही आपको करंट अफेयर मिलने वाले हैं उत्तराखंड के। उन्हें रट लीजिए, उन्हें याद करके चल लीजिए, 1 या 2 नंबर करंट अफेयर का भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों उत्तराखंड के संदर्भ में यह है। अब बात कर रहे हैं यहां पर हम जीएस के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, जीएस के संदर्भ में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम जीएस की जब बात कर रहे हैं तो जीएस तो हमारे लिए इतना बड़ा टॉपिक है, इतना ब्रॉड सिलेबस है इसका कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा एक सिलेबस होता है जीएस का और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है उत्तराखंड पुलिस के लिए। क्योंकि दोस्तों यहां पर बात करते हैं ना, जब हम जीएस की बात करते हैं तो जीएस में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम यहां पर उन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर आपने यूकेपीएससी के पुराने पेपर्स देखे होंगे जो हम आपको सोल्व करवा रहे होंगे और आपने खुद भी देखे होंगे, यूकेपीएससी के साइट में भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वहां पर एक चीज नॉर्मल सी बात है कि यूकेपीएससी अपने हर एग्जाम में उसने जो भी एग्जाम करवाए हैं औसतन 10% के आसपास आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर 150 का पेपर है तो कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन भी करंट अफेयर का पूछेगा। और अगर 100 नंबर का पेपर है तो वहां पर दोस्तों आपको 8 से लेकर 10 क्वेश्चन वो करंट अफेयर का पूछता है। तो यह तो दोस्तों यूकेपीएससी का करंट अफेयर से ज्यादा ही मोह है, ज्यादा ही प्रेम होता है इसके साथ। लेकिन फिर भी आप सभी को ध्यान रखना है, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो 40 नंबर हमारे पास जीएस का है। और जीएस में दोस्तों वैसे औसतन की बात करें तो वैसे लगभग 35 या फिर 30 के आसपास है, क्योंकि इसमें से लगभग 5-7 नंबर या 8 नंबर के आसपास जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो भी आ जाता है, कभी 10 नंबर पे आ जाते हैं। लेकिन औसतन अगर मान के चले तो 30 से 35 नंबर हमारे पास जो जीएस वाला है वो वाला पार्ट है। और इस 30 से 35 में से लगभग अगर 10% करंट अफेयर का पूछे तो मान के चलिए दोस्तों कि कम से कम 5 नंबर के आसपास संभावना है, 5 नंबर के आसपास है, या फिर अगर यूं कहें तो 6 नंबर या फिर इसी के आसपास आपको करंट अफेयर भी पूछ सकता है। तो यूकेपीएससी की ऐसे यहां पर फितरत रही है कि वो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो इस बार भी चांसेस है कि वो करंट अफेयर को आपको पूछे ही पूछे। और देखिए करंट अफेयर में क्या पूछेगा, अवार्ड वाले जो पार्ट होते हैं इन्हें करके जाइए। अवार्ड में जैसे बात करें नोबेल अवार्ड 2021-2022 दोनों को याद करके जाइए, 1 नंबर आपको दिला सकता है। इसके अलावा बात करें जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होगी है खेल संबंधी, देखिए
खेल में बात करें, जो हम आईपीएल की बात करें, आईसीसी ट्रॉफी की बात करें, या फिर जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं उनसे पूछे जाते हैं, या फिर दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप हो गया जो आजकल काफी चर्चा में भी है। तो खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं दोस्तों, उन्हें याद कीजिए। एक प्रश्न बनने की बहुत संभावना होती है, इंडेक्स से मैक्सिमम प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं कि बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, बताइए जो क्लाइमेट चेंज है वहां पर जो भारत की रैंक है वो क्या है। तो इंडेक्स से भी काफी चांसेस होते हैं पेपर बनने की। महत्वपूर्ण जो समिट होते हैं वहां से भी, एससीओ का समिट हो गया, ब्रिक्स समिट हो गया है, या G20 समिट हो गया जो काफी चर्चा में भी अभी। तो ऐसे दोस्तों करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आपको याद करके ही जाना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करके जाना है। तो आपको सबसे पहले तो 2022 के जो करंट अफेयर है इन्हें डिटेल से पढ़ना है, और जो 2021 के है ना, 2021 को ज्यादा डीप मत पढ़ना, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आपका और सिलेबस वो छूट जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां से वह लेकर चलना, जैसे इंपॉर्टेंट खेल से पढ़ लेना, इंडेक्स से पढ़ लेना 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट हुए होंगे, है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हुई होंगी, जो काफी चर्चा में रही होंगी, उन्हीं को याद करके चलना 2021 के। बाकी 2022 का आपको लगभग पढ़ के जाना है, हर महीने के लगभग 30 जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वह पढ़ के जाना है। तो करंट अफेयर की बात तो ये हो गई है। और करंट अफेयर कब से कब तक पढ़े? देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम दिसंबर में है, तो निश्चित ही अगर दिसंबर में एग्जाम है तो 1 से 2 महीने पहले आपका जो पेपर है वो सेट तैयार होना शुरू हो गया होगा। तो कोशिश करना कि नवंबर शुरू से, नवंबर पहले हफ्ते से लेकर और ऊपर तक यानी जनवरी तक जितने भी करंट अफेयर है उन्हें आप पढ़ते चलिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी अगर आप बात करते हैं, देखिए प्रमुख योजना केंद्र सरकार की, यहां से भी मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं। हर एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है, पूछा जाता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया, या फिर कुछ भी नए प्रोग्राम हो जो यहां पे योजना सरकार द्वारा चलाई गई हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा जो नई योजना चलाई गई हो, उन्हें आप देखकर चलिए। हाल ही में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, उन्हें भी याद करके चलिएगा। तो योजना जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है उन्हें देख के चलिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट योजना है, चाहे स्मार्ट सिटी योजना की बात करें, अटल इनोवेशन योजना की बात करें, या फिर प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, जो महत्वपूर्ण योजना है उन्हें याद करके चलिए। फिर देखिए जनसंख्या रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, अभी जनसंख्या की रिपोर्ट भी इस साल आने की संभावना है, और आनी भी चाहिए थी लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो जनसंख्या इस बार हॉट टॉपिक है, और 2011 की जनगणना से आपको प्रश्न पूछे जाने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। और वन रिपोर्ट भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको कल की क्लास में करवाया था उत्तराखंड की, भारत की आपको कल या परसों इसकी क्लास भी दे देंगे। तो यहां पर जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनसंख्या के इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर पढ़ के जाएगा कि कुल जनसंख्या कितनी है, प्रतिशतता कितनी है, एससी जनसंख्या कितनी है, एसटी जनसंख्या कितनी है, कहां सबसे कम है, कहां सबसे ज्यादा है, या फिर ऐसे बात करें कि लिंगानुपात कितना है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, साक्षरता के बारे में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को याद करके ही चलना। जो सबसे वाला पेज आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर हमने थोड़ा संविधान से इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं, यहां से भी बार बार बनते हैं, और इसमें से सबसे ऊपर जो हमने रखा है वो रखा है हमने संविधान संशोधन। ये जो संविधान संशोधन है, देखिए संविधान संशोधन तो वैसे बहुत सारे हैं, 104 के आसपास हो चुके हैं, लेकिन जो यहां पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वहां पर जो आपके लिए संविधान संशोधन लिखे हैं 10, 12, 35, 36, 84, 42, 44 तो पता नहीं कितने बार एग्जाम में आ चुका है, 52वां, 61वां, 69वां, 101, 102, 103, 104, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है यहां पर ये है। तो इन्हें दोस्तों याद कर ही चलना है। फिर बात करें मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप अभी बहुत समय से तैयारी कर रहे होंगे, और इसमें से मैक्सिमम पार्ट आपको ऑलरेडी आता भी होगा, बस आपको रिवाइज करना है। तो एक बार दोबारा से जो धूल जम गई है ना, उससे थोड़ा हटाना है, एक बार रिवाइज करना है, याद करना है। तो इन टॉपिक को याद करके चलना। यहां पर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों के यहां पर जो अनुच्छेद है वे बार बार पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राज्यपाल के, ग्राम पंचायत के अनुच्छेद। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत के अनुच्छेद पूछे जाते हैं, जो 243A, 243B, 243C है ना। यहीं पर नगर पालिका की बात करें तो 243P, Q, R, S, T, V, U, यहां पर जो बातें लिखी गई हैं वो भी बार बार पूछी जाती है। और पिछले 2 एग्जामों में जो हमने आपको कराए हैं, देखिए हमने अभी परसों आपको करवाया था लोअर पीसीएस का, उसके बाद हमने आपको कराया था क्षेत्र जो रेंजर वाला था, उत्तराखंड वन रेंजर वाला, फॉरेस्ट रेंजर वाला। तो वहां पर दोनों में नगर पालिका के अनुच्छेद आपको पूछे गए थे। तो यहां से दोस्तों ऐसे बनते हैं, यहां तक कि वीडियो के एग्जाम में भी नगर पालिका का अनुच्छेद आपको पूछा गया था।
तो यकीन मानिए अभी तक आप ग्राम पंचायत अनुच्छेद पढ़ते आ रहे हैं, अब नगर पालिका अनुच्छेद भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपातकाल लगभग सभी को मालूम होता है। संयुक्त बैठक का अनुच्छेद क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक के जो अनुच्छेद है कहां पर है, राजभाषा का अनुच्छेद और जो सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये आपके सामने रखे हैं। फिर देखिए दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 के पांचों रिट पूछा जाता है कि यह जो रिट है कहां पर लिखी गई है, किस अनुच्छेद में है, और इस अनुच्छेद में जो पांचों रिट है, चाहे बात करें दोस्तों परमादेश की बात करें या फिर क्यू वारंट हो, यानी जो भी बातें लिखी गई है पांचों रिटों में, उनकी परिभाषाओं से प्रश्न बनता है और बार बार बनते हैं। पिछले हमने आपको जो यहां पर 9 पेपर करवाए ना, उसमें से हमने 3 पेपर में आपको ये रिट करवाई है, क्योंकि 3 बार पूछा जा चुका है पिछले 9 एग्जामों में। बाकी दोस्तों प्रस्तावना से जो बेसिक बातें होती हैं आपने सब पढ़ा है, ये पहले बातें बेसिक बातें हैं। संविधान के विदेशी स्रोत क्या है, अनुसूची क्या है, संविधान सभा, बेसिक संवैधानिक इतिहास जिसमें हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान, चार्टर्ड एक्ट हो गया है ना, या फिर बात करें जो अधिनियम है लाइक 1858 का, 1861 का, 92 का, 1909 का, 1919 का, 1935 का, या फिर बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हो गया लास्ट वाला। तो ऐसे प्रश्न यहां से बनते हैं। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, केग बेसिक प्रश्न बनते हैं कि वर्तमान में केग कौन है, किस अनुच्छेद में है, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है ना, और ऐसी बातें यहां से पूछी जाती है। बाकी दोस्तों यहां पर बात करें जैसे निर्वाचन आयोग, नीति आयोग ये हो गया है, और इसके अलावा यहां पर 2 चीजें जो मैं मिस कर रहा हूं दोस्तों, वो यहां पर यह है कि एक है दोस्तों जो विधान परिषद है, विधान परिषद से भी बार बार बनता है। विधान परिषद में जो सदस्यों का चुनाव होता है कैसे होता है, 2-3 बार पिछले एग्जामों में रिवाइज करवा चुका हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है, कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो इन बातों को याद कर कर ही चलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं। फिर देखिए दोस्तों 40 के आसपास आपके सामने रखे हैं वर्तमान राज्य व राज्यपाल देख लीजिएगा जो अभी करंट में चल रहे हैं। बाकी नेशनल पार्क लगभग सभी को मालूम होता है, प्रमुख डैम हो गया है। नई नियुक्तियां, किसी देश के नए पीएम अगर कोई बने होंगे हाल ही में पिछले 1 साल में, अगर कोई नए पीएम बने होंगे किसी देश के, उन्हें आप देखकर चलना। कोई प्रमुख संस्था है, देखिए अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है ना, चाहे हम बात करें यूएन की बात करें, यूएन के बाद अगर बात करें यूनेस्को की बात करें, यूएनडीपी की बात करें, नाटो की बात करें जो आजकल काफी चर्चा में है, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो ऐसी संस्थाएं दोस्तों इनका हेडक्वार्टर, इनकी स्थापना, इनके प्रमुख, इन्हें भी याद करके चलिएगा। हिमालय के भाग हर एग्जाम में लोअर पीसीएस में 2 प्रश्न यहां से पूछे गए थे, वीडियो के एग्जाम में 1 प्रश्न यहां से पूछा गया था। और इसके अलावा बात करें दोस्तों लगभग हमने आपको जो 9 पेपर सेट करवाए उसमें से 4 बार हम आपको रिवाइज करवा चुके हैं। तो हिमालय के भाग फॉल्ट आपको पूछा जाता है कि जो यहां पर जो एमसीसी लाइन है या फिर एमबीबी लाइन है या फिर जो एचएफएफ लाइन है वो किससे किसको अलग करती है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण दिवस देखिए, भारतीय प्रमुख जो संस्थान है उनका हेडक्वार्टर आपको पूछा जाता है। और इतिहास में गांधी जी सबसे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए कोई स्टूडेंट्स इसे शायद इग्नोर करके चलेंगे कि हाँ यार ये बातें तो बेसिक बातें हैं, ये तो हमें हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक आपके सामने रखे हैं, आपने जो सिलेबस में पढ़े हैं वो तो पढ़ने ही है दोस्तों, लेकिन एक बार इनको मेरे कहने पर रिवाइज कर कर ही जाना। गवर्नर जनरल वायसराय की जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख आंदोलन दोस्तों, चाहे हम सविनय हो गया आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन की बात करें, या फिर जो हमारा जो दांडी मार्च वाला था, या फिर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन्हें आपको देखना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बेसिक नॉलेज, देखिए ज्यादा डीप मत घुसना इस चीज में। मौर्य वंश, गुप्त महाजनपद, उनकी राजधानियां, दक्षिण भारत का इतिहास, जो पल्लव वंश है, चोल वंश है, या फिर हम बात करें कुछ और वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, इनके जो संस्थापक क्या है। देखिए ज्यादा बड़ा नहीं है, कम से कम 2 पेज में आपका काम बन जाएगा, इसमें ज्यादा नहीं है। अगर आपको राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट में केवल आपको 1 पेज पढ़ना है, आपका पूरा राष्ट्रकूट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे बात करें आपका चोल वंश 1 पेज में कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिक बातें लिखनी है, डीप घुसने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिवाइज करके चलना है जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर देखिए यहां पर प्रमुख युद्ध, देखिए दोस्तों युद्ध से पूछा जाता है। पानीपत का युद्ध सभी को याद है, तराइन का युद्ध सभी को याद है, हल्दी घाटी, तैमूरलंग, नादिर शाह और प्रमुख आंग्ल युद्ध, चाहे सिखों के साथ हो, मराठाओं के साथ हो या फिर किसी और के साथ हो, तो ऐसा पूछा जाता है। चाहे जो पुर्तगाली हो गया है, जो पुर्तगाली वायसराय हो गया है,
चाहे जो ब्रिटिश जो हमारी और यूरोपियन जो यहां पे आए थे उनके बारे में बेसिक बेसिक बातें। पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना का कौन सा यहां पे मॉडल था, किस पंचवर्षीय योजना, देखिए सभी पंचवर्षीय योजना भी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली, दूसरी, तीसरी जो योजना अवकाश था कौन सा कब था, और इसके अलावा जो लास्ट वाली होती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों आरबीआई के बारे में आप कंप्लीट करके चलना, बैंकिंग से संबंधित वर्तमान बैंक के हेडक्वार्टर प्रमुख भी देख के चलना, और बैंक से बनाई गई जो समिति वगैरह है उन्हें भी आपके देख के चलना, जैसे तेंदुलकर समितियां वगैरह हो गई है, कुछ ऐसी समितियां, इन्हें देख के चलना। बजट 2022 उत्तराखंड का भी पढ़ना, और यहां पर अगर बात करें तो जो भारत का बजट है वहां से भी पढ़ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं। यहां पर क्या देखना है, यहां पर आपको जो बजट 2022 है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह देखनी है कि इस समय जो फिजिकल डिफिशिएंट है वो कितना था। टोटल बजट अगर आपको पूछा जाए कि औसतन कितना था तो ये देख लीजिएगा। रेलवे के लिए कितना यहां पर अलाउड किया गया था, या फिर किसी और पार्ट के लिए कितना अलाउड किया गया था, कोरोना के लिए कितना दिया गया था। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, देखिए कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर क्या है ना, इसकी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, मेमोरी के बारे में, रैम रोम के बारे में जो बातें होती है, इनकी फुल फॉर्म वगैरह, कौन वर्सेटाइल है कौन नॉन वर्सेटाइल है। इसके अलावा जनरेशन की बात करें, किस जनरेशन में कौन सी चिप यूज हुई है, कौन सी बातें कहां पर है। शॉर्टकट कीज से भी यहां पे प्रश्न बनते हैं, और फुल फॉर्म से यहां सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। एचटीटीपी की फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, है ना, या फिर एफटीपी की फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, बीसीसी की फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, सीसी की फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा। तो फुल फॉर्म जो होती है कंप्यूटर से संबंधित ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी दोस्तों अकबर से संबंधित बातें, जहांगीर से, औरंगजेब से, अलाउद्दीन खिलजी से, ऐबक से, बलबन से, वैसे तो बहुत सारे राजा हैं लेकिन इनके बारे में थोड़ा बेसिक बातें जो है वो याद कर ही चलना। खनिज को देखकर चलना, अगर आपको यह पता चल जाए कि कौन सा खनिज कहां पर मुख्यतः पाया जाता है, जैसे कोडरमा है, कोडरमा का जो खनिज है वो कहां पर मिलता है, ये आपको मिलेगा झारखंड में। तो कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको मिलेगा किसी के लिए, अभ्रक के लिए। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं कि अभ्रक में उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, या फिर बात करें कि जो लोहा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, स्टील उत्पादन में प्रथम कौन सा है ना। तो ऐसी चीजें आपको पूछी जाएगी। जनजाति की बात करें तो जनजाति जो विदेशों की है, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों जनजातियां। सौर मंडल, थोड़ा बेसिक बात है कि कौन सा सौर ग्रह की कितनी दूरी पर है, उनका कर्म कौन सा है, बाह्य ग्रह कौन सा है, आंतरिक ग्रह कौन सा है, इनकी दिशा कौन सी है, कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमता है, कौन पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ऐसी बेसिक बातें सौर मंडल से आपको समझ के चलनी है। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो ये पार्ट थे, यहां पर ये थे जीएस के पार्ट। वैसे सिलेबस आपको देके चलना है, लेकिन उनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए रखे हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग वाले पार्ट की। देखिए रीजनिंग पे हम बात कर रहे हैं तो रीजनिंग में आपके सामने सिलेबस है, लेकिन अगर आप यहां पर ये सिलेबस देखोगे तो आप यहां पर ये देखोगे कि यहां पर तो भाई साहब जो यहां पर ये है ना, जो यहां पर ये है कि पहले परीक्षण ये कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है। इसके अलावा अगर बात करें कंप्यूटर आउटपुट, ये कभी प्रश्न पूछा ही नहीं गया है। देखिए दोस्तों यहां पर सिलेबस में आपका जो यहां पर जो रीजनिंग पार्ट है ना, रीजनिंग वाला पार्ट ये बहुत बड़ा है, लेकिन यहां से कभी भी इतने टॉपिक से एक भी प्रश्न, यहां पर बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जहां से एक भी प्रश्न को चुना नहीं गया है। ज्यादातर प्रश्न कहां से बनते हैं, किस टॉपिक से बनते हैं, वो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा जो बनते हैं वो बनते हैं दर्पण प्रतिबिंब से। दर्पण प्रतिबिंब आपको पूछा जाता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या फिर इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, यह प्रश्न बार बार बनता है। आकृति गिनना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आकृति गिनने के लिए भी जो प्रश्न है पूछा जाता है। एक त्रिभुज आपको बना दिया जाएगा, सिंपल से बेसिक बता रहा हूं, यहां पर आपको थोड़ा और एडवांस लेकर चलना है। पूछ देंगे कि यहां पर कितने त्रिभुज है, टोटल त्रिभुज कितने हैं, एक स्क्वायर बना देंगे, यहां पर बताएंगे कि इसके अंदर स्क्वायर कितना है। कोई भी आपको चित्र दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है या फिर त्रिभुज की संख्या कितनी है। ऐसे प्रश्न आकृति गिनों की संख्या आपको पूछी जाती है। फिर देखिए दोस्तों यहां पर बात करें श्रृंखला वाली, देखिए अब एक चीज देखिए, ये चीजें आपको दिख रही है ना यहां पे, बाकी अब यहां पर देखिए वैसे हमने बहुत सी बातें लिखी है। सबसे इंपॉर्टेंट है वह है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर तीन प्रकार से हो सकते हैं, एक तो अल्फाबेट के रूप में हो सकता है, या फिर मिसिंग की बात करें एक अल्फाबेट मिसिंग हो सकता है, सीरीज नंबर मिसिंग हो सकता है, या फिर फिगर नंबर मिसिंग हो सकता है। फिगर की बात करें तो यहां पर एक त्रिभुज बना देंगे, यहां पर कुछ नंबर लिख देंगे, फिर ऐसे यहां पर बना देंगे, यहां पर ये और फिर यहां पर ये, और बोलेंगे कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर बीच में क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर त्रिभुज के माध्यम से या कुछ अन्य माध्यम से आपको नंबर फाइंड करने के लिए दिया जाता है। तो मिसिंग नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में एक प्रश्न मिसिंग नंबर से बनता ही बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो मिसिंग नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिशा संबंधी एग्जाम,
दिशा संबंधी जो प्रश्न होते हैं यहां से भी बनते हैं कि एक पूरब गया, एक पश्चिम गया, फिर 12 मीटर इधर गया, 10 मीटर उधर गया, इधर गया, उधर गया, इधर उधर जाता ही रहता है। और उसके बाद ये रीजनिंग वाले पॉइंट है। कर्म व्यवस्था कि मोहन का कर्म ऊपर से 5वां है, नीचे से 10वां है, तो बताइए कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने वहां पर हैं। तो ऐसे जो कर्म व्यवस्था वाले हैं, रैंकिंग वाले हैं, ये आपको पूछे जाते हैं। कैलेंडर से भी दोस्तों अक्सर प्रश्न बनते हैं। आकृति गिनना जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, और रक्त संबंध से भी अक्सर प्रश्न बन ही जाते हैं। तो रीजनिंग के वैसे बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे होंगे, लेकिन इनमें से जो यहां पर जो आकृति गिनना, रक्त संबंध, या यूं कहे कि जो कोट वाले होते हैं, थोड़ा यहां पे आप देख लीजिए, सादृश्य वाले यहां हो गए, कर्म संचय आपने देख लिया है, दिशा संबंधी हो गया, कथन व तर्क वाले जो यहां पर होते हैं ना, कथन वाले, यह भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और ये बैठक परीक्षण वाला है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जहां पर जो जो टॉपिक आपके सामने ये रखे हैं, यहीं से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं। सभी पॉइंट से, जितने भी पार्ट से, वहां से नहीं बनते हैं। और बाकी जो दर्पण प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो इन्हें ध्यान रखेगा, यहीं से मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं। आपके पास कोई भी किताब हो, चाहे लुसेंट की हो, या फिर नोट पब्लिकेशन की हो, या फिर एनसीईआरटी सार संग्रह हो, या फिर कोई भी किताब हो, उसे ही आप देखिए, उसे ही रिवाइज कीजिए। लुसेंट की बात करें, हिंदी में बात करें, तो आपके पास चाहे यहां पर अरिहंत की हो, लुसेंट की हो, या फिर किसी और भी बुक हो, कोई भी बुक हो, देखिए खराब कोई भी बुक नहीं होती है, हर बुक अच्छी ही होती है। बस ये होता है कि उसे अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझकर पढ़ना है। क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके बनते हैं, और मैक्सिमम प्रश्न वहीं से बनते हैं। तो ये था दोस्तों आज के टॉपिक का एंड, और आप सभी से फिर कहेंगे कि पॉजिटिव रहिए। अगर आपके विचार सकारात्मक है, आप सकारात्मक सोच रहे हैं, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि आपको जो सकारात्मक विचार है वो आपकी जो क्षमता है, एक्चुअल जो क्षमता है, उसकी क्षमता से आपको कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो जाओगे, तो जो आपकी क्षमता भी है ना ओरिजिनल वाली, उससे भी आपको नीचे ला जाती है। तो बस सकारात्मक विचार रहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, और लगातार अपनी मेहनत करते जाइए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। तो यहां पर दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।